वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन और हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का ये जो टॉपिक है 3.3 यानी कि हम आज पढ़ेंगे 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ओके, इससे पहले हम लोगों ने क्या बात की? इससे पहले हम लोगों ने सिलिसियन विलेज में जो वीवर्स के द्वारा बॉयकॉट किया गया था, ठीक है, जो वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स पर अटैक किया गया था, उस चीज के बारे में पढ़े कि क्यों किया गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ। ये जो टॉपिक है हंगर हार्डशिप, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 1848। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब आज का जो टॉपिक है वो है द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, उदारवादियों की क्रांति। ठीक है, इसको देखेंगे आज और इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि पैरेलल टू द रिवोल्ट्स, राइट, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, ठीक है, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स, भूख से मर रहे किसान, एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848। ठीक है, एक रिवोल्ट चल रहा था, विद्रोह चल रहा था। किसका विद्रोह चल रहा था? बेरोजगारों का, गरीबों का, है ना, भूखमरी से ग्रस्त किसानों का विद्रोह चल रहा था। ठीक है, कब चल रहा था? 1848 में। और रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। और उसी समय इनके साथ साथ यानी कि इन गरीब बेरोजगार ये जो लोग थे, जो भूख से मर रहे किसान थे, एक साइड में ये अपना रिवॉल्यूशन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, है ना। उनके समानांतर उनके साथ साथ एक और विद्रोह चल रहा था, और वो था आपका मध्य वर्गों की एक क्रांति थी। ठीक है, ये लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, ये लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा भी हो रहा था। इवेंट्स ऑफ फेब्रुअरी 1848 इन फ्रांस, फ्रांस में फरवरी में और वर्ष था 1848, had brought about the abdictions of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। जो फ्रांस में फरवरी 1848 के दौरान जो क्रांति चल रही थी, जो रिजल्ट आया था, उससे वहां के राजा को अपना पद त्याग करना पड़ा था। ठीक है, लोगों ने वहां पर रिपब्लिक बेस्ड, ठीक है, यूनिवर्सल मेल सफरेज, यहाँ याद रखेंगे मेल सफरेज की बात की जा रही है सिर्फ, यानी कि दिया गया, मत देने का अधिकार दिया गया, लेकिन किसको? पुरुषों को सिर्फ दिया गया। ठीक है, और गणतंत्र की घोषणा की गई थी। किस चीज की घोषणा की गई थी? गणतंत्र। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है बच्चों? गणतंत्र। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने अभी तक सुना। अब देखिए इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, अच्छा, यूरोप के दूसरे हिस्सों में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट। अभी तक यानी कि 1848 के दौरान तक यूरोप के बाकी हिस्सों में कोई भी नेशन स्टेट नहीं बना था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification। अब देखिए, मेन वीमेन दोनों समाज में ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन यहां देख रहे हैं यूनिवर्सल मेल सफरेज की ही बात की गई थी। आगे देखते हैं, मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड। लिबरल मिडिल क्लास के मेन वीमेन क्या होते हैं? एक साथ हो जाते हैं और डिमांड किया किस चीज का? संविधानवाद का। ठीक है, क्या बनना चाहिए? संविधानवाद। न राजा नहीं चाहिए हमें, चर्च नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? संविधान चाहिए। ठीक है, विद नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि संविधानवाद के साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया बच्चों? मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास। ठीक है, they took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state। ठीक है, अब ये जो जो आबादी थी, जो वहां पर लोग रहते थे, उनके मन में जो असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। क्यों ना बढ़े? हम अपने एक लीडर को कब चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है। हम ऐसे लीडर को चुनना पसंद करते हैं जो हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन दे, है ना, जो भी समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करे। ऐसा ना हो कि वो शासक भी है, शासन भी कर रहा है और हमारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो जब समस्याएं बढ़ने लगी तो वहां जो लोग रह रहे थे उनके मन में अपने शासक के प्रति कैसी भावना? असंतोष की भावना
फैल रही थी। और इसी बात का फायदा उठाया इन लोगों ने, किन लोगों ने, मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास, ठीक है। इन्होंने और जोर दिया नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, ठीक है, संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर नेशन स्टेट को बनाने का। उसमें डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी होगी, ठीक है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव, कहाँ से मतलब आपको क्वेश्चन बन जाए, ये कोई ये नहीं है, ठीक है। और आपको देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं आगे कुछ करने के लिए, तो जाहिर सी बात है टॉपिक्स को छोड़ छोड़ के पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। आज अगर आप छोड़ देते हैं, आने वाले समय में फिर से आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इन द जर्मन रीजन a large number of political association whose members were middle class, professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt. कहाँ है ये लोग? फ्रैंकफर्ट। जर्मन क्षेत्रों में बहुत सारे राजनीतिक संगठन थे, ठीक है, फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर, ठीक है, फ्रैंकफर्ट आए, यहाँ पर फ्रैंकफर्ट शहर में आए, और नीचे क्या 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 डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। किस चीज के बारे में? जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया, ठीक है। ऑन 18 मई 1848, फरवरी के बाद घटना कहां पहुंच रही है? 18 मई 1848, 831 elected representatives massed in a festive processions to take their place in the Frankfurt Parliament, ठीक है। 831 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए और वो सजे धजे जो वहां पर पार्लियामेंट है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, वहां पर जाते हैं। और ये पार्लियामेंट कहां पर थी, संसद कहां पर बनाई गई थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल में, ये याद रखिएगा, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to parliament. इन लोगों ने एक ऐसे संविधान की रूपरेखा तैयार की जो कि जर्मन नेशन का होगा, और ये यहाँ पर राजा होगा, और वो राजा पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। यानी कि राजा निरंकुश नहीं होंगे, वो पार्लियामेंट के अधीन काम करेंगे, ठीक है। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, किंग ऑफ पर्सिया, जब यहाँ के जो अधिकारी थे, जो इस पार्लियामेंट के सदस्य थे, वो जब फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ के पास जाते हैं, ये राजा थे कहा के, पर्सिया के, और उन्होंने इस तरह का ऑफर दिया उनको, तो ये फ्रेडरिक विल्हेम जो थे, ही रिजेक्टेड इट। ऐसे उन्होंने ऑफर को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, और ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और बाकी राजाओं के साथ जुड़ गए ताकि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो असेंबली बनी थी ना, इसका विरोध करने के लिए। अच्छा, और सारे राजा भी यही चाहते थे। कारण ये था कि वो जो शुरू से उनको आजादी मिली थी, प्रिविलेज मिले थे, वो नहीं चाहते थे कि नष्ट हो जाए, ठीक है। और ऐसे अगर पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नाम के राजा रह जाएंगे ना। इस वजह से इस चीज का विरोध कर रहे थे। वाई, अब मान के चलिए कि सर जी, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं हो, मेरिट नहीं हो, और शुरू से उसको बहुत ज्यादा इज्जत सम्मान मिले बिना मेरिट का, समझ रहे हैं ना, तो वो कभी नहीं चाहेगा, ठीक है, कि ये आजादी जो मेरे अधिकार है वो छीना जाए। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, जब हम बात करेंगे, जब इन्होंने देखें गए वहां पे राजा साहब, सर ऐसा करना है कि आप पार्लियामेंट के अधीन रहकर काम कीजिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। अब क्यों? अब वो विरोध करना चाहते थे और सारे राजाओं के साथ मिल गए, ठीक है, और इस जो इलेक्टेड असेंबली थी ना, निर्वाचित जो सभा थी, इसका विरोध करना चाहते थे। ये कह रहा है कि while the opposition of the aristocracy and military became stronger, जहां देखिए कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी क्या है? कुलीन वर्ग, और सेना का विरोध बढ़ गया, ठीक है, वहीं संसद का सामाजिक आधार जो था वो क्या हो गया? कमजोर हो गया, ठीक है, इरोडेड। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, ठीक है। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? मिडिल क्लासेस की। ये भी देखिए एक ड्रॉबैक है कि ये जो पार्लियामेंट है वो ज्यादा समय तक क्यों नहीं टिक पाया। जो पार्लियामेंट है उसमें ज्यादा संख्या किसकी थी? मिडिल क्लास, हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया? जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, उनके मांग का विरोध किया, ठीक है, और यही वजह था कि कॉन्सिक्वेंटली लूज देयर सपोर्ट, और ये मिडिल क्लास वालों को वर्कर्स का और आर्टिजन्स का सपोर्ट नहीं मिला। फिर इन द एंड, अंत समय में,
ट्रूप्स वर कॉल्ड, सेना की टुकड़ी को बुलाया जाता है, एंड इन द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और क्या किया गया, उस असेंबली को भंग होना पड़ा, ठीक है, भंग कर दिया गया, मतलब कि अब उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। कह रहा है कि द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन, ठीक है, वॉज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। लिबरल मूवमेंट के दौरान महिलाओं को जो अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की बात रही, वो हमेशा से विवादास्पद रहा। क्या रहा? विवादास्पद रहा। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वीमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द इयर्स। हालांकि यहाँ महिलाओं ने सक्रिय रूप से कई वर्षों से लिबरल जो मूवमेंट्स हो रहे थे उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन जब महिलाओं के राइट्स की बात आती थी, पॉलिटिकल राइट्स की बात आती थी, तो लोगों के मन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाता था, ठीक है, क्योंकि ये समाज है और हमेशा से, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और भी अलग देशों में महिलाओं के प्रति लोगों की जो सोच थी वो संकीर्ण थी, ठीक है। उनको लगता था कि सिर्फ महिलाएं घर में चूल्हा चौकी बर्तन करने के लिए, परिवार का पालन पोषण, खाना बना के देने के लिए और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ही है, ठीक है। वीमेन हैड फॉर्म्ड देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, ठीक है, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों का आरंभ किया, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग, और राजनीतिक जो बैठकें होती थी उसमें वो आना जाना शुरू कर देती हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं। कह रहा है कि डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। फिर भी इतना सारा चीज करने के बावजूद भी उनको जो वोटिंग का राइट्स था ना वो नहीं दिया गया था। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors' gallery. देखिए, जब सेंट पॉल चर्च में पार्लियामेंट का गठन हो रहा था ना, उस समय भी महिलाओं को बुलाया तो गया, लेकिन उनसे कुछ पूछा नहीं गया, बल्कि दर्शक दीर्घा में उनको खड़ा रखा गया, ठीक है, दर्शक दीर्घा में उनको खड़ा रखा गया, उनसे कुछ पूछा नहीं गया। द कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स। जब अगर हम बात करें, जो रूढ़िवादी ताकतें थी, ठीक है, जो रूढ़िवादी ताकतें थी 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, ठीक है। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन जो पुरानी राजाओं की जो स्थिति चल रही थी ना वो बहाल नहीं कर पाए, पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए। मोनार्क्स वर बीइंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन should only be ended by granting concession to the liberal nationalists। राजाओं को उस समय ये समझ में आ गया कि ये जो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का जो बार बार ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, रिप्रेशन का दौर चल रहा है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उनको कुछ छूट न दिया जाए, उनको कुछ रियायत न दिया जाए, उनकी कुछ बातें न मान ली जाए। हेंस इन द ईयर आफ्टर 1848, 1848 के बाद में द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के जो राजा थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंज दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1850। अब ये क्या हुआ कि यहाँ के राजाओं ने बात जो परिवर्तन की बात है उसको मानना शुरू कर दिया, और वो परिवर्तन लाना शुरू कर दिए थोड़े बहुत, जो कि पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रसिया, ठीक है। यहाँ पर भूदासत्व, सर्फडम का मतलब क्या होता है? भूदासत्व, और बंधुआ मजदूरी को क्या क्या समाप्त कर दिया गया। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा डोमिनियन दिया, ठीक है, ज्यादा डोमिनियन मतलब स्वायत्त दिया, उनको अधिकार दिया। हालांकि जो द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। जो रास्ता साफ हो गया, मतलब उनको ज्यादा 1867 में ज्यादा उनको स्वायत्त मिली, ठीक है। जो हैब्सबर्ग रूलर शासक थे, किसको? हंगेरियंस को ज्यादा स्वायत्त कब देते हैं? 1867 में देते हैं, ठीक है। आगे की जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, हम अगली वीडियो में देखेंगे। और ये जो आइडियोलॉजी है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आइडियोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं विचारधारा, ठीक है, विचारधारा। कह रहा है कि सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। एक तरह की खास प्रकार की सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि होती है ना, हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो इसको क्या कहते हैं? विचारधारा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और वर्ड, अच्छा सा वर्ड आया है फेमिनिस्ट, के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि फेमिनिस्ट क्या है, ठीक है।
तो अवेयरनेस ऑफ वीमेन राइट्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो महिला है उसकी सामाजिक, आर्थिक है ना, और जो उसकी पॉलिटिकल है, जो राजनीतिक इक्वालिटी है, जो पुरुषों के बराबर, ठीक है, तो उसको नारीवाद के नाम से जानते हैं, फेमिनिस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब एक तरह से कहें तो स्त्री पुरुष की जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकार और हितों का जो ज्ञान कराना है, या जो ज्ञान होना है, उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे।